बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 के क्लास 12 के आज इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट शार्ट क्वेश्चन जब वो हमने कर लिए हैं, तो उन शार्ट क्वेश्चन की वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स के अंदर जब वो मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उन तमाम शार्ट क्वेश्चन को जब वो लाजमी तौर पर जब वो देखिएगा। और अगर आपने जब वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जब वो जल्दी से जब वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस से जब वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। तो पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, एन EMF ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of a bar, assuming that all other factor remains the same? Okay, तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मेटालिक बार को जो है वो मूव करवाना है। अब जब हमने इस मेटालिक बार को मूव करवाया तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ 0.45 वोल्ट का। ठीक है, इतना EMF इसमें इंड्यूस हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.22 टेस्ला का। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन उसका ये है कि हमने इसी बार के अंदर 1.5 वोल्ट का इंड्यूस्ड EMF इसमें लेकर आना है। तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहले EMF उसमें इंड्यूस हुआ 0.22 टेस्ला वाले मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, फिर हमने दोबारा उसमें इंड्यूस्ड EMF बनाना है। अब बताना यह है कि हमें कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करना पड़ेगा कि उसी बार के अंदर अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड्स के अक्रॉस वो 1.5 वोल्ट का बन जाए। ठीक है जी। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है वो मोशनल EMF के मतलब है। ठीक है, मोशनल EMF जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उसके मतलब ये न्यूमेरिकल है। ओके, अब फॉर्मूला हम जानते हैं मोशनल EMF का, जो कि बराबर होता है VBL साइन ऑफ थीटा। अब उसने बोला है जी पहला EMF जो उसमें इंड्यूस हुआ है वो है 0.45 वोल्ट का 0.22 टेस्ला वाले मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। तो पहले हम इन दोनों डाटा के लिहाज से इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके मैं लिखता हूं जी E1 पहली EMF जो उसमें इंड्यूस होगी और पहले मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। ठीक है जी। बाकी जो तमाम फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, ये उसने स्टेटमेंट के अंदर बोल दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन गई। अब जो दूसरी EMF है उसके लिए भी हम इक्वेशन लिखते हैं EMF2, EMF इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। तो दूसरी EMF के लिए हम यहाँ पे 2 और B2। ठीक है, इसमें भी VL साइन थीटा, बाकी तमाम फैक्टर जो है वो अदर फैक्टर जो है वो उसने बोला हुआ वो कांस्टेंट है। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमने क्या मालूम करना है, B2 मालूम करना है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें कि इसी बार मैग्नेट इसी मेटालिक बार के एंड्स के अक्रॉस 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF इंड्यूस हो जाए। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जब वो डिवाइड करते हैं, 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 को 1 पे डिवाइड करने पर हमारे पास E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल्स टू E2 VB2L साइन ऑफ थीटा VB1L साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। ओके, अब ये सारे कटिंग हो जाएंगे, वेलोसिटी कैंसिल, लेंथ कैंसिल, साइन थीटा आपस में कैंसिल, बाकी बचेगा E2 ओवर E1 बराबर है B2 ओवर B1। अब यहां से हमने B2 निकालना है, तो B2 के लिए इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो B2 बराबर हो जाएगा ये B1 इधर आगे मल्टीप्लाई E2 ओवर E1 मल्टीप्लाई बाय B1। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वो फार्मूला आ जाएगा जिसके तहत हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मालूम कर लेंगे। अब इसी फार्मूले में हम जब वो वैल्यूज पुट कर देते हैं डाटा से निकाल कर, तो B2 इज इक्वल्स टू
E2 कितना है 1.5 ओवर E1 कितना है 0.45 मल्टीप्लाई बाय B1 कितना है 0.22। तो B2 हमारे पास आ जाएगा 0.73 टेस्ला। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। The flux density B in a region between the pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square, directed vertically downward. Find the EMF induced in a straight wire 5 cm long, perpendicular to B when it is moved in the direction at an angle of 60 degree with the horizontal with the speed of 100 cm per second. Okay. अब इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखें कि हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट है और हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड में हमने एक बार मैग्नेट को मूव करवाना है, ठीक है। ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड है और हमने उसमें एक बार मैग्नेट को मूव करवाना है, और वो बार मैग्नेट को हमने इस तरह मूव करवाना है कि वो बार मैग्नेट जो है वो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 60 का एंगल बना रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 60 का एंगल बनाते हुए वो बार जो है वो जो वायर है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो बताना ये है कि उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा जब वो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है जी। ओके, तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी गिवन है जी, ठीक है, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द वायर, वो वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है उसकी लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपनी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद वो एंगल गिवन है कि किस एंगल के साथ, ये एंगल कौन सा है याद है, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एंगल है, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ द वायर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होते हैं, 1 मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं, तो ये क्या बन गया 1 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी आ गई। तो हमने मालूम करना है जी इंड्यूस्ड EMF जो इस वायर के एंड्स के अक्रॉस जो वो बनेगी। तो अब ये भी जो वो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के जैसा ही है कि मोशनल EMF वाला ये न्यूमेरिकल ही है कि एक वायर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करती है तो उसके एंड्स के क्रॉस क्या पैदा हो जाता है, EMF बन जाता है। वो हमने EMF मालूम करना है, सिंपल तरीका है। ओके, तो फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। अब अगर इस फार्मूले में गौर करें तो इस फार्मूले में आपके पास वेलोसिटी V वो भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड B, ये फ्लक्स डेंसिटी B ये भी आपको गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है जी, लेंथ ऑफ द वायर 5 सेंटीमीटर ये भी आपको गिवन है, और थीटा है 60। लेकिन ये थीटा 60 नहीं लेना, ये थीटा किस किस के दरमियान होता है, ये थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द वायर के दरमियान होता है। लेकिन हमें जो थीटा दिया हुआ है वो लेंथ ऑफ द वायर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान दिया हुआ है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमें एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें ऐसे फाइंड करेंगे कि ये 60 डिग्री जो एंगल है ये है जी वायर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान, मतलब ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि है 60 डिग्री, ठीक है। एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वायर के दरमियान एंगल हमें ये दिया हुआ है 60 डिग्री। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए बरखुरदार ये वाला एंगल चाहिए। और ये किस किस के दरमियान बन रहा है, ये बन रहा है जी ये मैग्नेटिक फील्ड और वायर के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और वायर के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और वायर के दरमियान एंगल बन रहा है। और ये कितना होगा, ये होगा बेटा 30। कैसे 30 होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 90 होता है, ठीक है। टोटल एंगल कितना होता है 90, उस 90 में 60 गिवन था तो बाकी कितना बचा 30, ठीक है। तो लिहाजा ये जो एंगल हमें दिया हुआ है वो हमने यहां पे यूज नहीं करना,
हमने कौन सा यूज करना है, हमने 30 वाला यूज करना है। और वो 30 किस किस के दरमियान बन रहा है, वो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बन रहा है। तो हमें वो वाला एंगल चाहिए जो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हो, और वो है 30 डिग्री। ठीक है जी। तो अब हम ये 30 डिग्री हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बस वैल्यूज पुट कर दो बेहतर, वैल्यूज पुट करके इसको आप कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी हमें हम दी हुई है जी 1 है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है जी 0.5 है, लेंथ ऑफ द वायर हमें दी हुई है जी 5 × 10⁻⁻2 और साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। इन सब को आप सॉल्व करेंगे 0.0125 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया जी रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा 12.5 मिली वोल्ट। ठीक है, इसको आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। A coil of wire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 × 10⁻³ meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this time. Okay students, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कॉइल है जी, ठीक है जी, जिसके 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और इस लूप के इस कॉइल के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड हमने मसलसल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी। और जिसकी पहले स्ट्रेंथ जो है वो 0.05 टेस्ला होती है, फिर हम जब वो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं 0.06 टेस्ला कर देते हैं, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज किया है। ठीक है, और जिस दौरान हमने चेंज किया वो हमें टाइम भी पता है, 0.01 सेकंड का टाइम है। ठीक है जी, 0.1 सेकंड का टाइम है। तो बताना ये है कि हमने इसका चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में जो EMF जब इंड्यूस होगा वो हमने मालूम करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फैराडेज लॉ से हम जब वो किसी कॉइल में पैदा होने वाले EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फैराडेज लॉ हम अप्लाई करते हैं जी। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला हमारे पास है, EMF इज इक्वल्स टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। ठीक है जी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें दी गई हैं जो कि 10 है, और टाइम भी दिया हुआ है, जिस टाइम के दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुआ है वो 0.1 सेकंड का है। अब फ्लक्स नहीं हमें पता। ठीक है, तो पहले हम फ्लक्स मालूम करेंगे कि फ्लक्स क्या है, कितना है, फिर उसके बाद हम इस फार्मूले की तरफ आएंगे। तो अब हम फिलहाल इसको 1 कह के छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डेल्टा फाई अभी नहीं पता। तो डेल्टा फाई बेटा हम निकालते हैं। तो डेल्टा फाई बराबर होता है, किसके बराबर होगा, B.A के। ठीक है जी, डेल्टा B.A। अब डेल्टा बी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था 0.05, फिर कितना हुआ 0.06, तो चेंज कितना आया, चेंज कैसे निकालेंगे, B2 माइनस B1, और वो आ जाएगा हमारे पास 0.01 टेस्ला। ठीक है, उसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी क्या है, B2 माइनस B1, इन दोनों का माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 टेस्ला। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। एरिया उस कॉइल का उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ईच लूप कितना है, 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात आपने याद रखनी है, उसने स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, इस कॉइल के कैसे है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि परपेंडिकुलर मतलब होता है 90, लेकिन हम जानते हैं कि इस फार्मूले में जो थीटा होता है, यानी कि मैं अगर इसको मजीद खोल के लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा BA कोज ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब ये थीटा है, ये किस किस के दरमियान एंगल होता है, ये तो एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होता है।
ठीक है। और अगर हम इस कॉइल को देखें, कॉइल का ये वाला एरिया देखें, ये वाला, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? एरिया वेक्टर बेटा होगा इस डायरेक्शन में। ये रहा एरिया वेक्टर, और ये जो ब्लैक एरोज हैं ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब बोले बी और ए आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो बी और ए के दरमियान एंगल कितना बना हुआ है जी? 0 एंगल बना हुआ है। ठीक है। तो स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल की सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। बेशक वो परपेंडिकुलर है, लेकिन बी और ए के दरमियान हमने एंगल कौन सा लेना? 0, क्योंकि ये एंगल हमने बी और ए के दरमियान लेना होता है। तो स्टेटमेंट के अंदर परपेंडिकुलर लफ्ज जो वो यूज करके उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो बच्चे वहां पे क्या करेंगे? लफ्ज देखेंगे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, वो 90 पुट कर देंगे, तो जिससे जब बेड़ा गर्क हो जाएगा न्यूमेरिकल का, वो गलत हो जाएगा। इसलिए थीटा जो है वो इस फार्मूले में कौन होता है या किस किस के दरमियान लिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान लिया जाता है, और जो कि कितना बनता है? 0 बनता है। तो आपने यहाँ पे 0 पुट करना है, ना कि 90। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई है इसकी कि ये मैंने बोला है। डेल्टा बी कितना है? 0.01 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर -3। लो ये हमारे पास आ गया डेल्टा फाई। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो इसमें 1 में पुट कर दें। तो मैं इसको फिलहाल 1 में पुट करके ही इसको मैं सॉल्व करता हूं। पुट इन 1। तो EMF किसके बराबर आ जाएगी बेटा? तो EMF बराबर है n कितना है? 10 है। ठीक है। अब देखें कैलकुलेशन ही है और कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो कि आपको बड़ा ही मसला बनता है, तंग करती हैं कैलकुलेशंस। इसी से स्टूडेंट है वो परेशान होते हैं। डेल्टा टी कितना? 0.1। ठीक है। अब सिंपल तरीका है कि पहले बेटा आप ऊपर सॉल्व कर लें। ठीक है। ऊपर सॉल्व करने के बाद आप जब वो नीचे सॉल्व कर लें, ये आसान तरीके से गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। जब आप इकट्ठा एक ही साथ सारा काम करेंगे तो फिर गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। अब हम इनको सॉल्व करें जी। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1.5 10 की पावर -3। तो यही तक आपने जो वो लिखना है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। A circular coil has 15 turns of radius 2 cm each. The plane of the coil lies at 40 degree to the uniform magnetic field of 0.2 Tesla. If the magnetic field is increased by 0.5 Tesla in 0.2 seconds, find the magnitude of the induced EMF. Okay students, question ये है कि हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है जी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 डिग्री एंगल पर पड़ी हुई है। ठीक है। मतलब इस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे है? 40 एंगल पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया? इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने 0.2 टेस्ला से 0.5 टेस्ला तक बढ़ा दिया 0.2 सेकंड्स के दौरान। तो बताएं इस कॉइल के अंदर जो EMF है वो कितना बनेगा, ये हमने मालूम करना है। ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल का हम मैग्नेटिक फील्ड जब वो वेरी करते हैं, उससे जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब वो वेरी होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडेज लॉ के मुताबिक क्या होता है? EMF इंड्यूस हो जाएगा उसके अंदर। तो यस, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? प्रीवियस न्यूमेरिकल के मुतल्लिक के लिहाज से फैराडेज लॉ वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इस कॉइल के अंदर जो EMF है वो बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखें EMF का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या है कि EMF इज इक्वल टू N del phi ओवर del t। मैं अब यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी मैंने माइनस यहाँ पे नहीं लिखा था, तो मैं सिर्फ जब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर माइनस लगा दूँ तो वो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी बीच में, तो फिलहाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पर देखें n जो है वो हमें नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है 15 है, ठीक है जी। अब डेल्टा टी भी हमें पता है कि डेल्टा टी में 0.2 सेकंड है। अब रही बात डेल्टा फाई की, वही प्रीवियस वाली बात, प्रीवियस मैरिकल में जो हमने देखा था उसमें भी फ्लक्स में जो चेंज है वो हमें नहीं दिया गया था, हमने मालूम किया था।
तो यहाँ पर भी हम फ्लक्स में चेंज पहले मालूम करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देता हूं। अब आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कौन कौन सी चीज मालूम करनी है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट तो नहीं आपको पता लग सकता कि इसमें कौन कौन सी चीज है वो नहीं मालूम हो हमें दी गई है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला लिखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज मिस है, फिर हम उसको पकड़ेंगे। तो फिर हम पकड़ने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। खैर, अब देखें इसमें में क्या चीज नहीं है हमारे पास। तो आंसर है डेल्टा फाई नहीं दिया गया। अब पहले डेल्टा फाई निकालते हैं। तो डेल्टा फाई बराबर होगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आया वो हमें दिया गया है। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था 0.2 टेस्ला, फिर बाद में बढ़ा दिया 0.5 टेस्ला। चेंज कितना आया, B2 में से B1 माइनस कर दें, हमारे पास ये चेंज आया जो कि है 0.3 टेस्ला। तो यहां पर मैं 0.3 टेस्ला लिख दूंगा। एरिया तो हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए इसने रेडियस आपको दे दिया है। इसका मतलब कि जो कॉइल है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो जो सर्कल होता है उसका जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर के से, ठीक है जी। अब रहेगी बात एंगल की, जो इसने हमें एंगल दिया हुआ है। अब ये इसको इन्वॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। अब डॉट को खत्म करेंगे तो मेरे पास आएगा डेल्टा बी ए कोस ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं कि जो थीटा जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान लिया जाता है, और हमें जो थीटा दिया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान दिया हुआ है। तो हमें तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल चाहिए, ठीक है। 40 डिग्री का जो एंगल है वो हमें कौन सा दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये जो प्लेन है ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है जो कि है 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान वाला एंगल। तो एरिया वेक्टर इस प्लेन का किधर होगा, तो आंसर है ये वाला होगा जिसका एरिया वेक्टर। और वो कैसे होता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर देखें, अगर ये एंगल 40 है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा जी, सोचें फटाफट से। यस, ये एंगल होगा 50 एंगल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 रहना है, तो 90 में से 40 हमें दिया होगा, तो बाकी कितना बच गया हमारे पास, 50 बच गया। तो ये हमने 50 एंगल लेना है इस थीटा की जगह पर, ना कि 40 एंगल, ठीक हो गया। तो फिर से थीटा किस किस के दरमियान होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान होगा। तो वो बनता है इस सवाल के मुताबिक 50। तो अब हम यहां पे पुट करेंगे जी 50। तो 50 पुट करने के बाद एरिया, अच्छा एरिया में तो नहीं दिया हुआ, एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है जी। और डेल्टा भी हमें दिया हुआ है जो कि 0.3 टेस्ला है। तो ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई। तो डेल्टा भी है जी 0.3 मल्टीप्लाई बाय एरिया है जी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस 50। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट कर देंगे। ओके जी, पुट इन 1। आप जब यहां से इसको कैलकुलेट करके भी पुट कर सकते हैं, आप यहां वैसे का वैसे ही पुट कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। मुझे ऐसे अच्छा लगता है मैं ऐसे कर दूंगा, आपको अच्छा लगता है आप ऐसे कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता है जी, आपकी मर्जी है। ओके जी, तो फाई इज इक्वल्स टू एन क्या है बेटा, वो 15, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न्स उसकी 15 थी, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई कितना है, ये सारा डेल्टा फाई है, ठीक है जी। इसमें मैं डेल्टा फाई पुट कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस वो है जी ये वाला 2 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर इंटू कोस 50, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू मैंने किसकी जगह पर पुट की हैं, डेल्टा फाई की जगह पर मैंने पुट की हैं। अब नीचे है डेल्टा टी और वो कितना है 0.2 सेकेंड।
तो 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, चलो सेकंड ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है। आप बेटा इस सब को सॉल्व कर ले। देखें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशन आपने ठीक करनी है तो कोई मसला नहीं है। अगर कैलकुलेशन नहीं करनी आएगी तो फिर यहीं से हमारा मसला बन जाना। तो EMF बराबर 1.8 10⁻⁻² वोल्ट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 5 करते हैं। 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 2 कॉइल्स हैं जो कि साइड बाय साइड जब वो पड़ी हुई हैं। एन EMF ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल। उनमें से एक कॉइल में हमने 0.8 वोल्ट का जो पोटेंशियल है EMF वो हमने ऑब्जर्व किया। व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड इन द अदर कॉइल। दूसरी कॉइल में जो करंट है वो 200 एम्पेयर पर सेकेंड की रेट के साथ जब वो चेंज होता है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमने मालूम करनी है। तो अब ये क्वेश्चन से ज़ाहिर हो रहा है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 कॉइल्स हैं। एक कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल में हम करंट को चेंज करवा रहे हैं 200 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट के साथ इस प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, तो दूसरी कॉइल में जो EMF हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे वो कितना है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 0.8 वोल्ट का। ठीक है, EMF इन वन कॉइल 0.8 वोल्ट, उसको हमने लिखा ES, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो EMF बन रहा है वो कितना है 0.8 वोल्ट का। तो इसका मतलब कि प्राइमरी कॉइल में हम करंट जो हम चेंज करवा रहे हैं वो है 200 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट के साथ। तो बताना ये है कि इन दोनों कॉइल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना बन रहा है, कितना है। ओके, तो हमने M मालूम करना है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हम जानते ही हैं कि EMF बराबर है M del I over del T। ठीक है, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन है। अब इसमें M को आप रीअरेंज कर लें तो M बराबर होगा, ये सारा फैक्टर जो है, ये सारा फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने M मालूम करना है। तो M बराबर होगा EMF इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। डेल्टा IP से क्या मुराद है, डेल्टा IP है कि प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा IP। ओके जी स्टूडेंट्स, बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब आपको सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF आपने ऑब्जर्व किया है वो आपको 0.8 वोल्ट की है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है, 200 का है। तो ये आपने नीचे लिख दिया 200 और ऊपर लिख दिया आपने 0.8। इन दोनों को बस डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है जी, तो -3 को मैंने क्या लिख दिया, मिली में लिख दिया। तो 4 मिली हेनरी इन दोनों कॉइल्स के दरमियान जब वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.75 हेनरी। के 2 कॉइल्स हैं, उनके दरमियान आपको अब म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर इन 0.025 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी and what is the change in flux in it if the secondary has 500 turns। अब ये भी जब वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला क्वेश्चन ही लिखना है। इसमें 2 चीजें उसने पूछी हैं। ठीक है, पहले उसने पूछा कि इन दोनों कॉइल्स के दरमियान जो है वो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वो आपको दी हुई है M। उसके बाद जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट है वो 0 से 10 एम्पेयर तक चेंज किया, तो चेंज इन करंट कितना आया, 10 एम्पेयर। ठीक है, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल वो कितना होगा, 10 - 0 = 10 एम्पेयर। और कितने टाइम के दौरान हमने इसको चेंज करवाया करंट को, 0.025 सेकंड्स के दौरान। तो बताना यह है कि जब हम प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, करंट को चेंज करवाते हैं, और करंट को चेंज करवाने से क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में EMF बनेगा। वो हमने EMF मालूम करना है, पहली चीज। ठीक है, और दूसरा हमने मालूम करना है कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसका फ्लक्स कितना चेंज होता है। तो ये 2 चीजें हमने मालूम करनी। तो पहले हम मालूम करते हैं जी सेकेंडरी EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। तो EMF इन द सेकेंडरी कॉइल उसका फॉर्मूला वही है, E = M del I over del T। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर EMF इन द सेकेंडरी कॉइल ये मालूम करना है।
m की वैल्यू आपको गिवन है, ये पुट कर दें यहाँ पर। तो m की वैल्यू 0.75 मल्टीप्लाई बाय, अब चेंज इन करंट कितना है वो आपको दिया हुआ है 10 है, 10 ओवर डेल्टा टी कितना है वो हमें दिया हुआ है 0.025। ठीक है जी, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो EMF 300 वोल्ट्स, तो ये हमारे पास आ गया जी सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला EMF, और वो कितना है 300 वोल्ट्स। ओके, अब अगला क्वेश्चन उसका ये है कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो फ्लक्स है वो कितना बनेगा। अब फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो रिलेशन होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि वो किसके बराबर होता है। तो EMF बराबर होगा EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू, देखें अब फ्लक्स मालूम करना है। अब सेकेंडरी कॉइल में चूंकि EMF हमने निकाल लिया है, ठीक है, तो ये EMF कैसे बना होगा, जब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ होगा। तो हम जानते हैं फैराडे लॉ क्या कहता है, जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो हम उसमें पैदा होने वाले EMF को मालूम कर सकते हैं। अब वो EMF हमें मालूम है, बताना ये कि फ्लक्स जब वो कितना चेंज हो रहा है या फ्लक्स उसका कितना बन रहा है वो हमने मालूम करना है। तो फ्लक्स मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फैराडे लॉ हम यूज करेंगे, जो कि बराबर होता है EMF इज इक्वल्स टू N डेल फाई ओवर डेल टी। ठीक है, ओके जी। तो अब EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल वो मालूम कर चुके हैं, वो कितना है 300 है। N क्या है, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जिसके अक्रॉस ये EMF बना है। तो ये EMF चूंकि सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस बना है तो इसलिए लिहाजा नंबर ऑफ टर्न्स भी हम किसकी लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम सेकेंडरी कॉइल्स की लेंगे, जो उसने आपको दी हुई है 500। ठीक है, उसके बाद डेल्टा फाई ये हमने मालूम करना है कि कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल का, वो हमने मालूम करना है, और डेल्टा टी वो हमें गिवन है। ओके, अब इसको रीअरेंज कर ले तो डेल्टा फाई यहां से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा जी, ये इधर आगे मल्टीप्लाई और ये इधर आगे डिवाइड, EMF इंटू डेल्टा टी ओवर N। अब इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा फाई EMF जो कि 300 है मल्टीप्लाई बाय 0.025, यही है ना, यस, ओवर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 500 है। तो डेल्टा फाई हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और यूनिट क्या होगा जी, वेबर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 7 करते हैं। A solenoid has 250 turns and its self inductance is 2.4 millihenry। कहता है जी एक सोलेनॉइड है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स है वो 250 है, ठीक है जी, और उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है L की जो वैल्यू है वो है 2.4 मिली हेनरी। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज 2 एम्पेयर। कहता है कि उस सोलेनॉइड में जो फ्लक्स है वो कितना जब वो होगा, कितना बनेगा जब उसमें जो करंट है वो फ्लो होगा 2 एम्पेयर का। ठीक है जी, फिर अगला उसने पूछा जी व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पेयर पर सेकंड। फिर उसमें इंड्यूस्ड EMF कितना बनेगा जब करंट जब वो हम 20 एम्पेयर पर सेकंड के रेट के साथ जब वो उसमें से चेंज करेंगे। अब दो चीजें उसने पूछी हैं, ठीक है। तो फर्ज करें जी हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इसकी जब वो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दी गई है जो कि 250 है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है L की वैल्यू वो आपको उसने दी हुई है 2.4 मिली हेनरी, और इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है जी 2 एम्पेयर का। तो बताना ये है कि इसका जो फ्लक्स है ये कितना बनता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये सोलेनॉइड जो कि इंडक्टर ही होता है, ठीक है, या इंडक्टर बोल दें या सोलेनॉइड बोल दें, बात एक ही है। तो सोलेनॉइड में जब हम करंट को पास करवाते हैं तो ये अपना ये फ्लक्स बनाता है, ठीक है। अब ये कितना फ्लक्स बनाएगा जब हम इसमें करंट या वो 2 एम्पेयर का फ्लो करवाएंगे। तो हम जानते हैं कि सोलेनॉइड जो है उसका जो फ्लक्स है, और ये क्वेश्चन भी चूंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला ही है, तो
लिहाजा इसका जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा इसमें फ्लो होने वाले करंट के बराबर, करंट के लिहाज से। अगर करंट हम जब वो बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, तो फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सोलेनॉइड का जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है उसी में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है जी, ओके। तो अगर तो कॉइल, अगर तो इसकी एक ही टर्न है तो एक टर्न में चेंज होने वाला जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट के। लेकिन अगर जब वो n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास n phi इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट को हम बढ़ाएंगे मतलब चेंज करेंगे तो उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स का जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम इसको जब वो इस साइन को ख़त्म करते हैं, इक्वलिटी में हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास बनेगा n phi इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट L इंटू I। ठीक है जी, यहाँ तक n phi इज इक्वल्स टू Li, ये बेसिक इक्वेशन बन गई। आप डायरेक्ट जब वो ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये इक्वेशन कैसे आएगी। ठीक है जी, तो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट को चेंज करेंगे तो उस कॉइल का, उस सोलेनॉइड का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। अगर उसके n नंबर ऑफ टर्न्स है तो साथ हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा n phi बराबर है L इंटू I। अब हमने मालूम करना है फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स है वो कितना जो है वो होता है जब I करंट इसमें फ्लो करता है, और I कितनी है, 2 एम्पेयर है। ओके, हम पहला ऑप्शन कर रहे हैं इसलिए मैं इसको पहले 1 लिख देता हूं। तो यहां पे फ्लक्स बराबर होगा बेटा Li ओवर N। इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 2.4 मिली हेनरी मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है जी, करंट है 2 एम्पेयर। ठीक है, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करने पर उसका जो फ्लक्स बनेगा वो हम मालूम कर रहे हैं। उसके बाद n जब वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 250। लो जी, इसको आप जब वो कैलकुलेट करेंगे 1.92 10 की पावर -5 वेबर, तो ये हमारा आंसर आएगा फ्लक्स का। ठीक है, अब दूसरा उसने पूछा था क्या, उसने दूसरा पूछा था इसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करनी है कि जब उसी कॉइल में, उसी सोलेनॉइड में हम जो करंट है वो 20 एम्पेयर पर सेकंड के रेट के साथ जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक हो गया। अब इसी कॉइल में, इसी सोलेनॉइड में हमने करंट को क्या करना है, 20 एम्पेयर पर सेकंड के रेट के साथ जो है वो क्या किया, इसमें चेंज करवाया। तो बताएं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना फ्लो होगा, इज इक्वल्स टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। यस, ये चीज हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें चूंकि हमें रेट ऑफ करंट दिया हुआ है तो ये रेट ऑफ करंट आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है और हम इसमें क्या मालूम कर लेंगे, ईएमएफ मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। इसमें अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दे बेटा, तो ये वाली सारी वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है और L जो है वो किसके बराबर है, 2.4 मिली हेनरी के बराबर है। तो जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट करने के बाद इसको आप जब वो सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद ईएमएफ का जो जवाब आएगा वो बेटा 48 10 की पावर -3 वोल्ट, या इसको आप मिली भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। मिली लिख देंगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन ये भी आंसर हमारा ठीक होगा।